दुनिया के सबसे बड़े न्यूज सेंटर से ये है बीबीसी ग्लोबल इंडिया। नमस्कार, मैं हूं नेहा भटनागर। हर सप्ताह ग्लोबल इंडिया में हम लेकर आते हैं वो खबरें जो जुड़ी हैं आपसे, तो महसूस कीजिए हमारे साथ खबरों की धड़कन। ग्लोबल इंडिया में इस बार मुस्लिम बहुल देशों में मोदी की जीत पर क्या है प्रतिक्रिया, और क्या इजराइल से नजदीक होने की छवि पर है कुछ चिंताएं भी। मोदी के जीतने पर अमेरिका ने कहा साथ काम करने की उम्मीद। अमरीकी उप विदेश मंत्री से खास बातचीत। We're very, very positive about the future of U.S.-India relations. We think that we have a lot that we want to do together. ग्लोबल इंडिया में इनके अलावा आप देखेंगे गुलजार के सम्मान में पाकिस्तानी स्कूल की इमारत और गली का नाम। पाकिस्तान के दीना से गुलजार का खास रिश्ता। स्वागत है आप सबका ग्लोबल इंडिया की ताजा कड़ी में। भारत के चुनावी नतीजों पर दुनिया भर की नजरें टिकी रहीं। भारत के पड़ोसी देशों और पश्चिमी देशों के अलावा मध्य पूर्व और अरब जगत में भी नरेंद्र मोदी को लेकर काफी कवरेज हुई। बड़ी संख्या में अप्रवासी भारतीय मध्य पूर्व देशों में रहते हैं। भारत के भावी प्रधानमंत्री को कैसे देखते हैं मुस्लिम बहुल देशों के लोग, खासतौर से जब बीजेपी और मोदी की छवि इजरायल समर्थक की रही है। भारत क्या अरब जगत और इजरायल के साथ तालमेल बिठा पाएगा? लंदन से बीबीसी संवाददाता वंदना की रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं अरब जगत और मध्य पूर्व से जुड़े मीडिया की, जहां पिछले कुछ दिनों से भारतीय चुनाव और नरेंद्र मोदी छाए रहे। जाहिर है ऐसे में ये जानना दिलचस्प है कि आखिर मोदी पर मुस्लिम बहुल देशों में कैसी राय है। लंदन में बीबीसी न्यूज रूम में हमने अरबी सेवा और फारसी सेवा में यही जानने की कोशिश की। Mr. Modi has a kind of image of being a ultra-nationalist Hindu. मोदी की छवि राष्ट्रवादी हिंदू नेता की है, लेकिन ईरान में एक वर्ग ऐसा भी है जो सोचता है कि हमें इस छवि को पूरा सच नहीं मानना चाहिए और लोगों को अपने इस मत पर दोबारा विचार करना चाहिए। अरब देशों में मोदी की मिक्स्ड इमेज है। गुजरात दंगों को लेकर लोगों के मन में सवाल हैं, लेकिन जीतने के बाद जिस तरह मोदी ने सबको साथ लेकर चलने की बात की है, उसे लेकर लोग आशावान भी हैं। अरब जगत में इसे लेकर ज्यादा चर्चा है कि मोदी की छवि इसराइल समर्थक की है। मध्य पूर्व में सोशल मीडिया और अखबारों में भी मोदी को लेकर मिली जुली राय दिखी है। वैसे तो भारत की फॉरेन पॉलिसी पिछले 15 सालों से तकरीबन एक जैसी ही रही है, लेकिन अब कई लोगों की नजरें मोदी की नई फॉरेन पॉलिसी पर टिकी रहेंगी। सवाल ये है कि मोदी के आने से इन देशों में भारत की छवि और रिश्तों पर कितना असर पड़ेगा। हिंदुस्तान जो है उसकी नीति बहुत साफ है। वो अरब के अंदरूनी मामले में बिल्कुल नहीं बोलता, और दूसरी बात ये कि वो अरब के जितने भी सही प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमेशा उनका सपोर्ट देता है। जैसे फिलिस्तीन का मसला, उसमें खुल के अरब साथ देता है। भाजपा को इजराइल के भी नजदीक माना जाता रहा है। 2002-2003 में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार में अरियल शेरोन वो पहले इजरायली नेता थे जो भारत आए थे। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि ईरान जैसे देशों और इजराइल के बीच मोदी सरकार कैसे तालमेल बिठाएगी। गुजरात में खासतौर से जो इजराइल का इन्वेस्टमेंट है, उन चीजों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि प्रयास दोनों ही देशों से, इजराइल से और भारत की बीजेपी सरकार का होगा कि इन संबंधों को अधिक व्यापक और प्रगाढ़ बनाया जाए। इजरायली प्रेस ने इसका स्वागत किया, मोदी के आने का बहुत जोरों से स्वागत किया गया। तो ये संबंध तो जरूर निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे, लेकिन इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि पूरा जो इस्लामिक दुनिया है उसके साथ बीजेपी बहुत हॉस्टाइल रिएक्शन लेकर के आगे नहीं चल पाएगी। उसकी अपनी सीमाएं होंगी, तो एक बैलेंसिंग टारगेट रहेगा। मुस्लिम बहुल देशों में अभी तक आमतौर पर मोदी को गुजरात दंगों और हिंदुत्व के नजरिए से देखा जाता रहा है, लेकिन अब जब मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन रहे हैं तो बाहरी दुनिया उनको एक अंतर्राष्ट्रीय नेता के तौर पर परखेगी। वंदना, बीबीसी, लंदन। ये तो बात हुई मध्य पूर्व देशों की और अरब जगत की, पर कई लोगों का ध्यान टिका है भारत अमेरिका के रिश्तों पर। वैसे तो अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मोदी को बधाई दी थी, व्हाइट हाउस आने का निमंत्रण भी दिया था। तो अब भारत अमेरिका के बीच नरम गरम रिश्तों में आगे क्या उम्मीद है?
इसी पर वॉशिंगटन में बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय ने बात की अमेरिका में उप विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल से। हम चुनाव के नतीजों का स्वागत करते हैं। बहुत मजबूत जनादेश है जिसकी बदौलत मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। अमेरिका और भारत के भावी रिश्तों को लेकर हम बहुत सकारात्मक हैं। ऐसे कई मसले हैं जिन पर हम मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं ताकि भारत और क्षेत्र में समृद्धि और सुरक्षा की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। नरेंद्र मोदी एक दक्षिणपंथी पार्टी का नेतृत्व करते हैं। उन पर गुजरात के दंगों का भी कुछ हद तक दाग अभी भी है। क्या अमेरिकी प्रशासन के लिए, ओबामा प्रशासन के लिए ये एक चिंता की बात है? Certainly, I would say that what occurred in Gujarat in 2002 was deeply troubling. We have 2002 में गुजरात में जो कुछ हुआ वो बेहद परेशान करने वाला है। हमने स्पष्टता से और लगातार इसे लेकर अपनी चिंताएं जाहिर की हैं। मोदी पर 2 अदालती मामले रहे हैं, लेकिन भारतीय मतदाताओं ने मोदी को मजबूत जनादेश दिया है। ये जनादेश है आर्थिक अवसरों के लिए, प्रभावी शासन के लिए और समावेशी विकास के लिए, जिसका हम भी समर्थन करते हैं और उनके साथ काम करना चाहते हैं। हम साझा मसलों और मूल्यों के आधार पर भारत के साथ रिश्तों में आगे बढ़ना चाहते हैं। we want to work with him on. We will continue to engage with India on the basis of shared interests and shared values. भारत में एक चिंता इस बात की है कि 2014 के बाद जब अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज की वापसी होगी तो कश्मीर एक बार फिर से जिहादियों के निशाने पे आ सकता है। क्या उनकी ये चिंता जो है वो जायज है? I don't think it's productive to get into hypothetical scenarios. मुझे नहीं लगता कि सकारात्मक और नकारात्मक नतीजों जैसी अटकलबाजी से कोई फायदा होगा। हम पूरी गंभीरता से ये सुनिश्चित करने में लगे हैं कि अफगानिस्तान में होने वाले बदलाव से वहां और क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बढ़े। ये थी अमेरिकी उप विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए। न्यूयॉर्क में खुला 11 सितंबर 2001 के हमलों से जुड़ा म्यूजियम। लंदन में बीबीसी ब्रॉडकास्टिंग हाउस से आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया। 11 सितंबर 2001 वो दिन जब अमेरिका पर आतंकवादी हमला हुआ था। इस घटना को 12 साल से ज्यादा गुजर चुके हैं। अब उस हादसे में मारे गए लोगों की याद में नेशनल सितंबर 11 मेमोरियल म्यूजियम खोला गया है, जो न्यूयॉर्क में हमले का निशाना बने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की जगह के एकदम सटा हुआ है। यहां हादसे से जुड़ी लोगों की हजारों निजी चीजें और वर्ल्ड ट्रेड टावर के हिस्से रखे गए हैं। म्यूजियम के उद्घाटन समारोह में श्रद्धांजलि देने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी शिरकत की। ये है अमेरिका पर 11 सितंबर को हुए हमले के अवशेष। इनमें हर वो छोटी बड़ी चीज मौजूद है जिनसे उस भयावह दिन की याद ताजा हो जाती है। अब इन स्मृति चिन्हों को पहली बार एक संग्रहालय में एक साथ रखा गया है। यहाँ रखी वस्तुएं किसी खोए हुए अतीत की याद दिलाती सी लगती हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि ये हालिया इतिहास की सबसे त्रासद घटनाओं में से एक की निशानी है। इन्हें यहाँ रखने का मकसद मानवता के सबसे बदरंग चेहरे की पृष्ठभूमि में उसके सबसे सुंदर रूप को दिखाना है। We look into the faces of nearly 3,000 innocent souls, men and women and children of every race. आज हम उन 3,000 बेगुनाह लोगों के चेहरों को याद कर रहे हैं, जिनमें सभी नस्लों और संप्रदायों के स्त्री, पुरुष और बच्चे शामिल थे। यहाँ हम उनके नामों पर हाथ रखकर उनकी आवाज सुन सकते हैं। Here we tell their story. ये वही सीढ़ियां हैं जिनसे होकर हमले के दिन लोगों ने अपनी जान बचाई थी। When I heard that the museum was looking for artifacts, I thought about my shoes. I had put them in a plastic container. जब मैंने सुना कि संग्रहालय के लिए हादसे से जुड़ी चीजें ढूंढी जा रही हैं, तो मुझे अपने जूतों का ख्याल आया। मैंने उन्हें एक प्लास्टिक कंटेनर में संभाल कर रखा है। जब मैं उन्हें निकालती हूँ तो उनमें मुझे उस भयानक दिन की गंध महसूस होती है। मैं इन्हें अब कभी नहीं पहनूंगी, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ दान करने का फैसला किया। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे ये समझ सकें कि उस दिन हम पर क्या गुजरी थी। ये संग्रहालय 9/11 मेमोरियल के बगल में मौजूद है, ठीक ग्राउंड जीरो के पास। मृतकों की याद दिलाता एक जीवित स्मारक। बीबीसी रिपोर्ट। और अब बीबीसी ग्लोबल एक्सक्लूसिव राउंड अप, दुनिया की बड़ी खबरों पर बीबीसी की खास नजर।
नाइजीरिया के जॉस शहर पहुंचे बीबीसी संवाददाता गैब्रियल गेटहाउस, जहां 2 बम धमाकों में कम से कम 118 लोग मारे गए। जॉस शहर उत्तर पूर्वी नाइजीरिया से काफी दूर है, जहां चरमपंथी संगठन बोको हराम लंबे वक्त से कई हमले और अपहरण करता रहा है। लेकिन कई लोगों को डर है कि इन धमाकों में भी बोको हराम का ही हाथ है। पिछले कुछ महीनों में राजधानी अबुजा समेत कई जगहों पर हमले हुए। करीब 1 महीना पहले बोको हराम ने 200 से ज्यादा छात्राओं को भी अगवा किया था। कई लोगों को लगता है कि सेना स्थिति पर काबू पाने में नाकाम है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में है बीबीसी संवाददाता जोएना फिशर, जहां सेना ने तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया। पिछले कुछ महीनों से थाईलैंड में राजनीतिक उठापटक चल रही थी और हाल ही में सैनिक कानून भी लागू किया गया था। पिछले साल से पूर्व प्रधानमंत्री यिंगलक चिनवाट के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा था। आरोप था कि वो अपने भाई थक्सिन चिनवाट के हाथों की कठपुतली हैं, जिन्हें 2006 में सेना ने प्रधानमंत्री पद से हटा दिया था। चीन के शिनजियांग की राजधानी उरुमची में फिर से हमला हुआ। चीनी मीडिया के मुताबिक हमलावरों ने शॉपिंग कर रहे लोगों के बीच 2 गाड़ियों से टक्कर मारी और फिर विस्फोटक फेंके। हमले में 31 लोगों की मौत हो गई। सरकारी मीडिया के मुताबिक 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए। चीन में बीबीसी संवाददाता डेमियन ग्रामेटिकास बताते हैं कि यह अल्पसंख्यक मुस्लिम वीगर समुदाय की आबादी वाला इलाका है। शिनजियांग में हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। पिछले महीने उरुमची में स्टेशन पर बम धमाका हुआ था। श्रीलंका में गृह युद्ध खत्म हुए अब 5 साल हो गए हैं। मानवाधिकारों के उल्लंघन के कथित आरोपों के चलते श्रीलंका की सरकार की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निंदा होती रही है। लेकिन सरकार अपने जवाब में ये भी कहती है कि जिस इलाके में पहले लड़ाई हो रही थी वहां अब आर्थिक विकास किया जा रहा है। बीबीसी संवाददाता पहुंचे जाफना जानने के लिए कि किस तरह शॉपिंग सेंटर उस इलाके की तस्वीर बदल रहा है जो 5 साल पहले तक गृह युद्ध से जूझ रहा था। जाफना का अधिकतर हिस्सा अभी भी मलबे जैसा लगता है। शायद ये वर्षों की उपेक्षा का नतीजा है या फिर बमबारी का। जब 90 के दशक में यहाँ सेना और तमिल टाइगरों के बीच लड़ाई हो रही थी, शायद तभी हाल ही में वहां से लौटे लोग कहते हैं कि जाफना जाना मानो अतीत में लौटने जैसा है। लेकिन अब यहाँ कहीं कहीं बदलाव दिखता है। शहर के बीचों बीच बना पहला ट्रैफिक सिग्नल काम करने लगा है। श्रीलंका की एक बड़ी शॉपिंग चेन कारगिल्स अब जाफना पहुंच चुकी है और यहाँ खुला स्टोर देश में उसका सबसे बड़ा स्टोर है। यहाँ एक फूड कोर्ट भी है और 3 पर्दों वाला सिनेमा घर भी। कारगिल्स का कहना है कि उन्होंने यहाँ 300 नौकरियां दी हैं और फायदा शहर से बाहर तक पहुंच रहा है। We have aligned 5,000 farmers. Presently, we are doing procurement. हमने 5,000 किसानों को जोड़ा है। हम उनसे उत्पाद लेते हैं हर दिन 8 से 10 टन तक। शहर में निर्माण भी खूब हो रहा है। 6 तल्लों वाले एक नए ब्लॉक में ऐसे 38 फ्लैट हैं। इन्हें खरीद रहे हैं विदेशों में बसे यहाँ के तमिल लोग। पर इस विकास की आलोचना भी हो रही है। ये अर्थशास्त्री कहते हैं कि सरकार निवेश तो कर रही है पर बेरोजगारी बहुत ज्यादा है। जो नई नौकरियां हैं उन्हें करने के लिए फिलहाल अधिकतर बाहर के लोग ही आ रहे हैं। सरकार जल्दबाजी में लगती है। वो दुनिया को दिखाना चाहती है कि उन्होंने कितनी जल्दी उत्तरी श्रीलंका का पुनर्निर्माण कर दिया है। ये मूल रूप से पूंजी आधारित विकास है जो निर्माण उद्योग से जुड़ा है, जिसमें टेक्निकल और कुशल कारीगरों की जरूरत है, जो इस समय इस क्षेत्र में है ही नहीं। उत्तरी श्रीलंका का अधिकतर हिस्सा अभी भी गृह युद्ध का दंश झेल रहा है, लेकिन हरे भरे जाफना में आर्थिक बदलाव पैर पसार रहा है। कई लोगों को लगता है कि ये पूरे इलाके की बेहतरी का बीज साबित हो सकते हैं। बीबीसी रिपोर्ट। ग्लोबल इंडिया में आगे देखिए, गुलजार के नाम पर रखा गया पाकिस्तान में उनके स्कूल की इमारत का नाम। आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया, मैं हूं नेहा भटनागर। चाहे घर हो, दफ्तर या फिर गाड़ी, लंबे वक्त तक बैठे रहना ज्यादातर लोगों की दिनचर्या का हिस्सा होता है। बहुत मुमकिन है कि आप इस वक्त ग्लोबल इंडिया भी बैठकर ही देख रहे होंगे, लेकिन रिसर्चर मानते हैं कि ज्यादा देर तक बैठे रहना सेहत के लिए अच्छा नहीं। और अब कुछ ऐसे भी दफ्तर बन रहे हैं जहां सिर्फ बैठे रहने की जरूरत नहीं, इनमें आप खड़े होकर या फिर चलते चलते भी काम कर सकते हैं। ये कोई आम ट्रेडमिल नहीं है, ये है एक्टिव ऑफिस, काम करने की ऐसी जगह जहां आप खड़े हो सकते हैं, चल फिर सकते हैं, जिसे कई लोग पसंद कर रहे हैं।
बैठे रहने से पीठ में जो दर्द होता है वो अब नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं ज्यादा फिट हो गया हूँ, लेकिन काफी बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैं कुछ घंटों से खड़ा हूँ, लेकिन इस तरह से कुर्सी खींचकर इसे एक हाथ से नीचे कर सका हूँ। काफी आसान है। शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसी डेस्क जहां खड़ा हुआ और बैठा जा सकता है, आपके लिए अच्छी है। इस बात का प्रमाण है कि जो लोग ज्यादा देर तक बैठते हैं उन्हें कई बीमारियों का खतरा है, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर, मोटापे और दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। रिसर्चर कहते हैं कि खड़े होने और बैठने का कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा होगा और इस तरह की डेस्क से लगता है कि दफ्तरों की भी काया पलट हो सकती है। BBC रिपोर्ट। और अब आपको ले चलते हैं एक ऐसे रेस्तरां में जहां बावर्ची और बैरे कोई आम इंसान नहीं है, वो है रोबोट। चीन में है एक ऐसा रोबोटिक रेस्तरां जहां रोबोट ही कुक हैं और रोबोट ही वेटर भी। रोबोटिक रेस्तरां से BBC की एक खास रिपोर्ट। चीन में पूर्वोत्तर हिस्से का एक सामान्य सा रेस्तरां, लेकिन ये क्या, इसके सामने तो रोबोट खड़ा है। ऐसे ही रोबोट रेस्तरां के अंदर खाना भी बना रहे हैं, चाहे सब्जी भूनने का काम हो या चाउमीन बनाना हो। हाबुन शहर में रोबोट ये सारे काम करता है। हम बस कैबिनेट में खाने का सामान डाल देते हैं, फिर बटन ऑन करते हैं, उसके बाद रोबोट खाना पका लेता है। इसके बाद लोगों तक भोजन ले जाने का जिम्मा दूसरे रोबोट का है। यहाँ पर हर बटन एक टेबल को दर्शाता है। हम एक बटन दबाते हैं और रोबो उस टेबल पर चला जाता है खाना लेकर। टेबल पर इंतजार करते ग्राहकों को भी ये अंदाज पसंद आ रहा है। इन व्यंजनों का स्वाद वैसा ही है जैसे किसी आम इंसान ने बनाया हो। अगर कोई मुझे ना बताए तो मुझे फर्क पता ही नहीं चलेगा। रेस्तरां के मैनेजर कहते हैं कि रोबोटों के कारण न केवल ग्राहक ज्यादा आ रहे हैं, बल्कि पैसों की बचत भी हो रही है। खाना पकाने वाले इस रोबोट पर एक दिन में बस $1.5 का खर्चा है और वेटर वाले रोबोट पर आधे डॉलर से भी कम। एक कंपनी चीन के होटलों के लिए रोबोट के निर्माण में लगी हुई है। ये अनोखे किस्म का होटल शायद आने वाले समय में चीन के हर शहर में देखा जा सकेगा। BBC रिपोर्ट। एकदम हाईटेक रेस्तरां। और अब एक नजर तकनीक की दुनिया की कुछ और खबरों पर क्लिक में। eBay के यूजर्स को अपना पासवर्ड बदलना पड़ रहा है क्योंकि कुछ हैकरों ने eBay के डेटाबेस पर हमला किया था। कंपनी का कहना है कि फाइनेंशियल डेटा सुरक्षित है, लेकिन नाम, जन्म तिथि, एड्रेस और पासवर्ड जैसी जानकारियां हैकरों को मिल गई हैं। कंपनी ने अपने यूजर्स से अपील की है कि वो अपने लॉगिन डिटेल्स बदल लें। साथ ही अगर वो किसी और वेबसाइट पर यही पासवर्ड इस्तेमाल करते हैं तो वो भी बदलें। अमेरिका और चीन के बीच साइबर झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका ने चीन के 5 सैन्य अधिकारियों पर साइबर जासूसी का आरोप लगाया है। अमेरिका के अनुसार इन अधिकारियों ने 5 कंपनियों और उनकी मजदूर यूनियनों के व्यापार से जुड़ी गुप्त सूचनाएं और दस्तावेज चोरी किए। अमेरिका ने पहली बार चुनिंदा विदेशी अधिकारियों पर अदालत में आपराधिक हैकिंग का आरोप लगाया है। चीन ने इन आरोपों का खंडन करते हुए बयान जारी किया है। गूगल ने अपने गूगल ग्लास का इस्तेमाल करने वालों को चेतावनी दी है कि चश्मे का लंबे समय तक इस्तेमाल ना करें, वरना आंखों में दर्द हो सकता है। कंपनी का कहना है कि गूगल ग्लास की टेक्नोलॉजी लंबे अरसे तक काम करने के लिए नहीं है। गूगल ग्लास की स्क्रीन ऐसी है कि लंबे समय तक इसे पहनने वालों को ऊपर की तरफ देखना होता है, जिसके लोग आदी नहीं है। इससे आंखों में तकलीफ हो सकती है। और अब बात मशहूर शायर गुलजार की। आपको ले चलते हैं पाकिस्तान में उस जगह जहां गुलजार का बचपन गुजरा था। हाल ही में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े अवार्ड से नवाजे गए गुलजार का जन्म पाकिस्तान में दीना कस्बे के पास हुआ था। वो जिस स्कूल में पढ़ते थे वहां उनके सम्मान में एक ब्लॉक का नाम रखा गया है। जिस गली में उनका घर था उसे भी अब गुलजार स्ट्रीट के नाम से ही लोग जानते हैं। गुलजार के बचपन की कुछ यादें बयां करती दीना से BBC के लिए शिराज हसन की रिपोर्ट। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से लगभग 100 किलोमीटर दूर ये दीना कस्बा है, जिसके पास एक गांव में 1938 में मशहूर शायर संपूर्ण सिंह कालरा और गुलजार पैदा हुए थे। उनके पिता मक्खन सिंह ने दीना के मुख्य बाजार में मकान और दुकान खरीदी और अपने परिवार के साथ यहाँ आ गए। दीना के इसी स्कूल में गुलजार पढ़ते थे और उनके सम्मान में इस स्कूल के एक ब्लॉक का नाम गुलजार कालरा ब्लॉक रख दिया। पिछले साल गुलजार अपने स्कूल आए भी थे।
स्कूल को देख के जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो खुश हुए। हमारा इस्तकबाल जो है वो उनके अगरचे या निशान नहीं था, मगर फिर भी उन्होंने उसको बहुत ज्यादा जो है वो समझा। और नजर तो ये आ रहा है कि गुलजार साहब की रूह जो है आज भी स्कूल को जो है वो देख रही है। और फिर उन्होंने ये वादा किया था कि मैं इंशाल्लाह दोबारा स्कूल में जो है वो आऊंगा। गुलजार का बचपन दीना की इन्हीं गलियों में गुजरा था। जिस गली में उनका घर था वो गली भी उन्हीं के नाम से जानी जाती है। गुलजार इसी घर में रहते थे जो अब शेख परिवार के पास है। और शेख अब्दुल कयूम एडवोकेट बताते हैं कि वो गुलजार के हम उम्र और बचपन के साथी रहे हैं। मैं खास तौर पर उस वक्त बहुत मुतासर हुआ जब वो अपने घर के अंदर दाखिल हुए तो उनके चेहरे के तस्वीरात काबिले दीद थे। ये इलाका गुलजार की पैदाइशी जगह के लिए तो जाना ही जाता है, लेकिन दीना और जेहलम जिले की अदबी परंपरा बहुत पुरानी है। ये कमाल सरजमीन है। इस मट्टी से बड़े बड़े लोग उठे हैं। गुलजार साहब तो हैं ही, जमीर जाफरी हैं, और दर्शन सिंह आवारा हैं, इकबाल कौसर हैं, और तनवीर सपरा है, यूसुफ हसन है। ये इलाका बहुत से अच्छे लिखने वालों का इलाका रहा है। और जो यहाँ पे बुनियादी रुझान है वही है जो दर्शन सिंह आवारा से चला, इकबाल कौसर तक पहुंचा और आगे आया। गुलजार को हाल ही में भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े पुरस्कार दादा साहब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। पाकिस्तान में गुलजार के जन्म स्थल में उनके नाम पर गली और स्कूल में ब्लॉक का नाम रखना सरहद पार एक अलग तरह के सम्मान और मोहब्बत को जाहिर करता है। यहाँ कई लोगों को इंतजार है कि गुलजार अपने बचपन की गलियों में फिर कब आएंगे। BBC के लिए दीना से शिराज हसन। ग्लोबल इंडिया में इस बार इतना ही। फिलहाल लंदन में BBC ब्रॉडकास्टिंग हाउस से हमारी पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।